नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, एस्पेक्ट को लेकर के, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो सुचारू रूप से चल पाए, बन पाए, बढ़िया प्रॉफिट वहां पर आता हुआ दिखाई पड़े। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की भी हम बातचीत करते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अलग अलग माध्यम के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है, जिसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज जो हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है वो टॉपिक है स्टार रेटिंग को लेकर, कि कैसे स्टार रेटिंग की जाए। और ऑब्वियसली बात है, जब स्टार रेटिंग की बातचीत होती है तो सुपरस्टार को बुलाना ज़रूरी था, तो हमने आज फिरोज अजीज सर को बुला लिया ताकि उनसे समझ पाएँ कि कैसे स्टार रेटिंग और स्टार म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, नहीं भरोसा करना चाहिए। तो हमारे साथ आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सुपरस्टार फिरोज अजीज सर मौजूद भी हैं आनंद राठी वेल्थ से। फिरोज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो टॉपिक इंटरेस्टिंग था, तो ऑब्वियसली बात है आपको तो बुलाना ही था हमें। तो कैसे चुनाव होना चाहिए स्टार रेटिंग का, कितनी रिलायबल है, क्या जो अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग वेबसाइट्स या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक स्टार रेटिंग देती हैं म्यूचुअल फंड को, वो चुनाव सही है, तरीका सही है, उस पर रिलाय कर सकते हैं? सुमित सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आपसे मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। स्टार है तो स्टार चैनल पे हैं आप, और स्टार बिजनेस जर्नलिस्ट होस्ट कर रहे हैं शो, उससे जरूर मैं डिसएग्री करूंगा। सो द स्टार इज द चैनल एंड यू। कमिंग बैक टू स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड में, एक बहुत सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव टूर जरूर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड से काफी लोग शुरुआत अपनी करते हैं, क्योंकि किसी को 500 रुपए डालने वो भी डाल सकता है, तो उनके पास बहुत सारी चीजें स्टडी करने का माध्यम नहीं होता। तो स्टार रेटिंग हमारी जिंदगी में काफी और सिचुएशन में भी आती है, जैसे होटलों में होती है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो स्टार्स को कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता नए निवेशक के पास इजीली होती है, इसीलिए काफी सारी एजेंसीज उसको, पूरे म्यूचुअल फंड्स को स्टार रेटिंग्स देती है। अब हर कंपनी की स्टार रेटिंग का मेथड अलग होता है। जैसे हम भी अपने म्यूचुअल फंड्स को रेट करते हैं, हम उनको स्टार्स नहीं बोलते, बट स्टार रेटिंग नहीं देते, बट उनको रेट करते हैं। बट काफी सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेट करती हैं। उसमें ज्यादातर वो क्या देखते हैं, एक तो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, कैसा चल रहा है पास्ट परफॉर्मेंस। दूसरा, फंड मैनेजर की स्टेबिलिटी देखते हैं। थोड़े रिस्क पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या रिस्क लिया कि रिटर्न जनरेट की। देखिए, रिटर्न जनरेट करना ही सिर्फ मकसद नहीं है, रिस्क को सीमित रख के, आपके पैसे को सुरक्षित रख के रिटर्न कमाना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो एक तीसरा क्राइटेरिया हो जाता है। चौथा क्राइटेरिया हो जाता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड हाउस की क्या स्टेबिलिटी है। तो ये सब मिला के अलग अलग मिश्रण से, अलग अलग वेटेज से हर कंपनी अपनी स्टार रेटिंग निकालती है। ये बेसिक सिनॉप्सिस है सुमित साहब। फिरोज सर एक बात और बताएं, क्या सिर्फ स्टार रेटिंग वाले या सिर्फ अच्छे स्कोर वाले फंड्स पे निवेश करना या उस पर रिलाय करना ये सही रहेगा, इसको सही माना जाए या नहीं? सिर्फ उन पर रिलाय करना भी ठीक नहीं है, थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, थोड़ी और पढ़ाई भी करनी चाहिए उनके अलावा? बिल्कुल करनी चाहिए सुमित सर। देखिए, पैसे तो निवेशक के हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी रात को 11 बजे आप काम करके वापस पहुंचते हो, एक्स्ट्रा मेहनत के जो पैसे हैं उसको सुरक्षित रखना तो हम सबका फर्ज है, क्योंकि बायर बी वेयर, खरीदने वाले को सुरक्षा बरतनी पड़ेगी। तो उसके लिए थोड़ी होमवर्क तो करनी पड़ेगी। आपने ऐसे 5 स्टार देके और खरीद लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सदियों के पैसे सदियों तक इन्वेस्ट करने हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको बेसिक होमवर्क जरूर करना पड़ेगा। फंड मैनेजर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी लें, या फिर इससे सिंपल, सबसे सिंपल, आप योर मनी फोन करें और सीएनबीसी आवाज में बहुत अनबायस्ड व्यू मिलती है। काफी अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, सबकी क्षमताएं होती हैं। उधर से अगर आप लेंगे तो आपको बायस्ड ओपिनियन नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का भी होता है, एडवाइजर होता है, उनकी बहुत सारी नोशंस होती हैं। सो आई थिंक सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे या रेटिंग के आधार पे नहीं खरीदना चाहिए। एक आंकड़ा जरूर देता हूं सुमित सर, नाउ दैट वी आर ऑन टॉपिक। हमने ये चेक किया कि पुराने जो अच्छे स्कीम हैं, अगले साल कितनी स्कीमें वही स्कीमें अच्छी रह जाती हैं। टॉप 10 स्कीम्स अगर आप पिछले साल की देख के आप खरीदेंगे, अगले साल सिर्फ वो 10 में से 2 ही टॉप 10 में रह जाएंगी।
तो पास्ट परफॉर्मेंस देख के तो खरीदना ही नहीं चाहिए। रेटिंग भी स्टैंड अलोन पैरामीटर नहीं हो सकता सुमित साहब। बढ़िया आंकड़ा आपको रख के दिया है अभी सर ने, और ये बात मेंशन कर दी फिरोज सर ने कि पास्ट परफॉर्मेंस को अगर आप आधार मान के, सिर्फ आधार मान के निवेश कर रहे हैं तो 10 में से सिर्फ 2 ऐसे फंड होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वो रिपीट कर पाते हैं, बाकी शायद रिपीट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम हर रोज़ नए टॉपिक्स भी उठाते हैं, नए एक्सपर्ट भी बुलाते हैं ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल पाए। और फिरोज सर और बाकी जितने भी बड़े बड़े जानकार हैं वो आपको इसीलिए अलग अलग फंड्स बताते हैं, अलग अलग तौर तरीके बताते हैं कैसे अपने फंड को आप मैनेज कर पाएँ, कैसे उसको ठीक तरीके से समय समय पर रीबैलेंस कर पाएँ। अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ राजस्थान से प्रज्ञा जैन मौजूद हैं। प्रज्ञा जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है और क्या कॉपस आप लेकर चल रहे हैं? मैं जैसे 5 फंड के लिए अप्लाई करने की सोच रहा था। कोई मेरे को फंड बना के लेना था मेरे को, और 20,000 रुपये मेरे को लगाना है, SIP करनी थी। तो आपने खुद चुनाव के लिए 5 फंड्स को चुन रखा है और आप वैसे सोच रखा था, वो सही है तो ठीक है, नहीं मेरे को दूसरा सजेस्ट करते हैं आप। ओके, और आपका जो अनुमान है वो ये है कि आप शायद अगले 10 साल में 1.25 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, राइट? हाँ जी सर। ओके फिरोज सर, 20,000 रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं SIP के तौर पे। कुछ फंड्स इन्होंने खुद आइडेंटिफाई किए थे, वो आपको भेजे भी हमने, और 10 साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कितना रीजनेबल है, क्या बदलाव की जरूरत है, क्या सही चुनाव है या चुनाव गलत है इनका? देखिए, इनके चुनाव में थोड़ी सी बदलाव करने की जरूरत है। क्वांट फोकस्ड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप को आप रेडार पर रखें। इनको आप जरूर एग्जिट करने के लिए फिराक में रख सकते हैं, जब तक कि आपकी एग्जिट लोड पीरियड है तब तक रहने दें। 20,000 की SIP में आप अगर 25% की स्टेप अप करेंगे, हर साल 25% से अपनी SIP की अमाउंट बढ़ाएंगे, जैसे आपकी आय बढ़े तो 14% की रिटर्न पे जाके आप 1.25 करोड़ पे पहुंच पाएंगे। तो ये 20,000 की अमाउंट से नहीं हो पाएगा। आपको जैसे आय बढ़े वैसे आपको अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, हर साल 25% से कंपाउंड, मतलब एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ेंगे, तब जाके आप 10 साल में 1.25 करोड़ पे पहुंच पाएंगे। अब थोड़ी स्कीम्स जो एंटर कर सकते हैं, HDFC फोकस्ड 30 एक अच्छी स्कीम है, DSP स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और कोटक मल्टी कैप। ये 5 स्कीम आप अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पांचों जो हैं अलग कैटेगरी की मैंने स्कीम्स बताई हैं आपको। तो प्रज्ञा सर, आपके सामने कुछ नए नाम चल रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं जिनमें आप अपने निवेश को कैरी कर सकते हैं, और अगर आप फंड बनाना चाह रहे हैं, फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो इनमें से कोई नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना गोल जो है वो यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश सांघवी साहब मौजूद हैं बातचीत करने के। सांघवी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सांघवी साहब। हाँ नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल सांघवी साहब। हाँ, मेरा ये क्वेरी था सर जी। मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम तो देखता हूँ। अभी मैं सैलरी पर्सन हूँ। मेरा टोटल इनकम 17.66 है, ग्रॉस इनकम। ओके। और अलाउंस मेरा 21,060 है। ATC का डिडक्शन 1,50,000 और मेडिकल का प्रीमियम में 45 भरता हूँ, लेकिन 25 डिडक्टिबल है। ओके। हाँ, और ये अभी मैं सितंबर में रिटायर होने वाला हूँ। ओके। हाँ, तो रिटायरमेंट पर मेरे पास अर्न लीव और सिक लीव दोनों मिला के मेरे पास लगभग करीबन 475 है। हाँ, तो और 25 सैलरी मुझे ग्रेजुएटी का मिलेगा जी, करीबन 23 लाख के आसपास। ओके। तो राजेश सर, इसमें आपका सवाल प्रोमिनेंटली क्या है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं ज्यादा? मतलब मुझे इसमें मेरा सवाल ये है कि सर मुझे ये ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल रहेगा या न्यू रिजिम में जाना चाहिए मुझे? ओके ओके ओके। और जी, लीव रिटायरमेंट पर लीव टैक्सेबल रहेगा मेरा, ग्रेच्युटी और लीव? ओके फिरोज सर, मतलब राजेश जी ने बहुत क्लियरली आपको सारे अपने जो फाइनेंशियल एवेन्यूज हैं वो बता दिए हैं, और उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि जो नई टैक्स रिजीम आ रही है उसमें जाना चाहिए इन्हें या एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अंदर ही जाएं, और जो रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी पेमेंट है वो क्या टैक्सेबल रहेगी या नहीं रहेगी? आप इसे कुछ क्लैरिटी दे पाएँ।
जी बिल्कुल, अगर ग्रेचुइटी की बात आती है तो एक ग्रेचुइटी एक्ट है 1972 का, उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो एक एग्जेम्पशंस अलग हैं और नहीं शामिल होते तो एग्जेम्पशन अलग है। बट क्योंकि आपने सवाल लिख के भेज दिया था हमें, तो मैं आपको तीनों इसमें आपको मैं बता देता हूं कि क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। अगर आप ओल्ड रेजिम में होंगे, जो एग्जेम्पशंस आपने बताए, तो आपको 2,69,400 की टैक्स भरनी पड़ेगी। और न्यू टैक्स रेजिम में आफ्टर द न्यू चेंज एंड रिडक्शन जो मिनिस्ट्री साहबा ने किया था, आपको 2,14,800 का टैक्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है 2,14,800 कम है 269 से, तो यू शुड गो टू द न्यू टैक्स रेजिम प्रपोज्ड, क्योंकि आपकी जो एग्जेम्पशंस है इतनी एडिक्वेट नहीं है कि ओल्ड को अट्रैक्टिव रख पाए। तो आपको राय दी गई है राजीव सर, आप अकॉर्डिंगली उसे फॉलो कर सकते हैं और नई जो टैक्स रिजीम है उसके अंदर करीब करीब 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री रखा गया है। तो जो इतने तक की इनकम है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको एक राय दी है फिरोज सर ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कोलकाता, हमारे साथ वहां पर दत्ता साहब मौजूद हैं, अनुपम दत्ता जी हैं। तो अनुपम जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैं मेरा जितना फंड है दिया हो उसमें, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें मेरा 15 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है? ओके। और मेरा फंड में कुछ चेंजेस का जरूरत है कि नहीं? ओके, तो अभी आपका करीब करीब 1,80,000 का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, 31,000 रुपए की आपकी एसआईपी है और आप 15 साल में ये एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं कितने आप एसआईपी से पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, राइट? जी जी। ओके, फिरोज सर क्लियर व्यू है, 15 साल के अंदर कितना कॉर्पस इकट्ठा करेंगे और अभी करीब करीब 31,000 की एसआईपी चल रही है, फंड्स आपको भेज ही रखे हैं, तो क्या मान के चलें 12 से 13% के हिसाब से? देखिए, अगर 12 से 13 लूं तो थोड़े कम होंगे। अगर मैं 14 की जो हिसाब करता हूं जनरली, क्योंकि 11-12 निफ्टी दे देगी, 2% एटलीस्ट होपफुली फंड मैनेजर थोड़ी एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे और आपके माध्यम से सुन के खरीदेंगे तो डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो होगा नहीं। तो 14% की रिटर्न जरूर उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप 30,000 रुपीज डालते हैं और आपकी जो करंट लमसम है 1.8 लाख, वो मिला मिलू के आप 2 करोड़ तक अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएंगे विद 31,000 की एसआईपी। दैट्स पॉइंट 1। आपकी जो स्कीमें हैं, काफी सारी स्कीमें हैं, कुल मिला के 10 स्कीमें हैं टोटल। उसमें से 2 आपकी स्कीमें मेरे मॉडल पोर्टफोलियो से, एज एन आनंद राठी वेल्थ के मॉडल पोर्टफोलियो से मैच करती हैं। वही 2 आपके लिए 1 साल से बेहतरीन रही हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी में 9 और 4% की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न आई है। बाकी काफी सारे नेगेटिव रिटर्न के भी फंड हैं आपके पास। सो पॉइंट इज, आपके पास 4 स्मॉल कैप फंड है। कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप 4 स्मॉल कैप फंड में डालें। ज्यादातर जब ये स्मॉल कैप में डालते हैं तो लोग कहते हैं मुझे ज्यादा रिस्क चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिस्क चाहिए तो जो मर्जी ले लें, ना लें। आप 1-2 स्मॉल कैप की स्कीम होनी चाहिए। 4 आउट ऑफ 10 स्कीम्स कांट बी स्मॉल कैप एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। तो 3 फंड्स ऐड कीजिए। एसबीआई कॉन्ट्रा जो है उसमें टॉपअप कीजिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक्सिस की एक स्कीम जो स्मॉल कैप है उसको आपको एग्जिट करना चाहिए। पराग पारेख, पीजीआईएम और क्वांट की जो स्मॉल कैप है उसको एग्जिट करना चाहिए आपको। स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है दत्ता साहब आपका, उसको थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं आप, और बाकी 2 करोड़ 10 लाख के आसपास का कॉर्पस एक एग्जिस्टिंग मतलब 14%, 13%, 15% की जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप उसको आधार मानकर ये नंबर एटलीस्ट एस्टिमेट बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिरोज सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे और साथ ही साथ कुछ और दर्शकों के सवाल भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं दर्शकों के सवालों को लेकर और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की स्टार रेटिंग, ये हमारा आज का टॉपिक था और बातचीत हमने की अपने सुपरस्टार फिरोज अजीज सर से, जो कि हमारे साथ अभी बने हुए हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है महेंद्र सिंह जी का। सवाल बेंगलुरु से पूछा गया है और महेंद्र सिंह सर ने सवाल पूछा है कि उनकी उम्र 40 साल है, पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब करीब 6 लाख रुपया और 20 साल में वो 5 करोड़ का एक लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भी भेजा है, उनकी एग्जिस्टिंग एसआईपीज कौन कौन सी हैं। फिर वो सर 20 साल में 5 करोड़ इस एसआईपी के रेट से, क्योंकि उन्होंने एसआईपी का जो मेंशन है वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग उनकी एसआईपीज है, ये 20,000 या 25,000 रुपए के आसपास की एसआईपीज हैं। इस गोल के साथ या इस पेस के साथ हो पाएगा ये अचीव?
क्या होगा कि आपको अगर इसको 14% पे बैकवर्ड वर्क करना पड़ेगा और जो करंट 6 लाख की लमसम इकट्ठी हुई होगी, एज्यूम करता हूं तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ को पार कर जाएंगे अगर 14%, 20 years and 35,000। सो ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, 25 तो कर ही रहे हैं और 20 साल बड़ी अवधि होती है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा जरूर सकता है कि इंसान अगर आज 25 कर सकते हो तो 5 साल बाद शायद 50 भी कर पाओ, 50,000 की SIP। सो आई थिंक इट्स अचीवेबल। थोड़ा स्ट्रेच हमेशा करना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे रह जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर खर्च कर देंगे तो फिर बाद में ऑप्शन नहीं होगा कि आप बचा पाए। सो दैट्स व्हाट मिस्टर सिंह हैज टू डू। रहा सवाल इनकी जो स्कीम्स हैं सुमित भाई, मेरे हिसाब से इनकी जो स्कीम्स हैं इसमें एक भी स्मॉल कैप स्कीम नहीं है। तो स्मॉल कैप मल्टी कैप जो नहीं है और फ्लेक्सी एक है, उसको रिप्लेस करना है। तो SBI कॉन्ट्रा, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, HDFC स्मॉल कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप को एंटर करना है। मेरे हिसाब से पराग पार एक फ्लेक्सी कैप को एग्जिट कर सकते हैं, टाटा एथिकल फंड और इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ फंड। मेरे हिसाब से अगर आप कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी से इक्विटी खरीद रहे हैं तो ज्यादातर आपको टॉप 10 AMCs में रहना चाहिए। टाटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टॉप 10 AMCs। तो मेरे हिसाब से उधर ज्यादा एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च होती है, ये देखा गया है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है रिस्क एडजस्टेड काफी बेहतर होती है। तो आपके सामने विकल्प भी बताए गए हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी बताया गया है कि आप 5 करोड़ का जो नंबर सोच रहे हैं उसको और आसानी से बीट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंक्रीमेंटली सेव करने में कोई हार्म नहीं है, आप ज़रूर सेव करिए, उससे आपका पोर्टफोलियो और बेहतर होता हुआ और सुचारू होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा अगले 20 साल बाद। अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ। डॉक्टर HP सिंह ने एक सवाल भेजा है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र 41 साल है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 13.5 लाख रुपया है और 20 साल में 3 करोड़ माफ कीजिएगा 3 करोड़ का लक्ष्य ये साध कर चल रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और SIP 25,000 रुपए की है। तो फिरोज सर, पिछली वाले सवाल से ये सिचुएशन कहीं ज़्यादा आसान है और ज़्यादा बड़ा आंकड़ा ये अचीव कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने भी 20 साल रखा है, उनका 25 साल का कॉर्पस था, इनका 25,000 है, उनका 35,000 था और इनका पोर्टफोलियो 13.5 लाख है। सो अगर यहाँ पर भी इंक्रीमेंटली ऐड किया जाए तो क्या लक्ष्य छोटा रखा है इन्होंने? इसे मान लें 8 करोड़ 7 करोड़ तक भी अचीव कर सकते हैं? जी, अगर ऐसे ही रखें और 14% की रिटर्न आए और 34,000 की मंथली SIP करते जाएं तो ये 6 करोड़ 6.25 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। बट जैसे हमने प्रीवियस दर्शक को भी कहा सुमित जी कि 20 साल बहुत लंबी अवधि होती है। आज अगर आपकी 34,000 डालने की क्षमता है तो शायद ही आप 5 साल बाद 70,000 नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आय बढ़ती है बट खर्चा उसी रेट पे नहीं बढ़ता होगा। सो आई थिंक इसको स्ट्रेच करके 10 करोड़ का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि महंगाई को बहुत इजीली मात दे पाए। अभी 41 के हैं, रिटायरमेंट एज काफी बढ़ती जा रही है। माना कि इन्होंने 61 तक का सोचा होगा बट इन द करंट टेक्नोलॉजिकल एज लोग रिटायर पूरी तरह से कर ही नहीं रहे। तो आई थिंक आपके पास ज्यादा लंबी अवधि है तो 10 करोड़ का कॉर्पस मैं जरूर स्ट्रेच करता और करने की कोशिश करता अगर मैं सिंह साहब की जगह होता तो 10 करोड़ तक का कॉर्पस आप सोच सकते हैं, बस थोड़ा से फेरबदल, थोड़े से और इंक्रीमेंटल सेविंग और उसका एक इम्पैक्ट आप शायद डॉक्टर साहब वहां पे आता हुआ देखेंगे अभी। जाने से पहले फिरोज सर, 4 आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। यस सुमित साहब, मैं थोड़े फ्रेश फंड्स दे रहा हूँ इस साल के लिए, तो आपको पास रिपीटेड स्कीम्स नहीं होंगी। DSP स्मॉल कैप, HDFC फोकस्ड इक्विटी, फोकस 30, कोटक मल्टी कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप। ये चारों स्कीम्स थोड़ी मेरी मॉडल पोर्टफोलियो से परे हैं, जो नए मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड हैं। ये चारों खरीदनी है। कोई दर्शक अगर एक खाली लेता है तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि चारों की जो क्षमताएं अलग हैं, चारों की कैटेगरी अलग है, एक दूसरे के साथ तालमेल इनका अच्छा बैठता है। तो अगर 2,000 रुपए भी हो तो 500-500 करके चारों करें, ना कि एक। ये हर बार फिरोज सर आपको बताते हैं और ये ज़रूरी भी है क्योंकि वो आपके लिए पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करके लाते हैं जिसमें आप अलग अलग, अगर एक ही बार में आप चारों लेना चाहें तो भी आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। और विद टाइम अगर आप मतलब एडिशन करना चाहते हैं किसी भी तरह की या फिर नया पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन चारों को लेना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी तरह से बैलेंस फंड बनाकर आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सर, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बड़े टॉपिक पे बातचीत करने के लिए और साथ साथ सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब योर मनी को इतना ही, योर मनी में इतना ही समेटते हैं यहीं पर ही और साथ ही साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।